के बीच सवाई माधोपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां ऊर्जा मंत्री और विधायक इंदिरा मीणा में आपस में जमकर हॉट टॉक हुई है। जिला परिषद सभागार में दरअसल ऊर्जा मंत्री अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। इसी दौरान बिजली व्यवस्थाओं को लेकर के मौजूदा विधायक इंदिरा मीणा भड़क गईं। मंत्री के बीच बचाव में उतरे बीजेपी के अन्य समर्थक और इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी ये कि विधायक इंदिरा मीणा की बीजेपी समर्थकों से भी हॉट टॉक हुई है। विधायक की हॉट टॉक से बैठक में जमकर हंगामा हुआ है, माहौल गर्मा गया एक बारगी और इसी दौरान कागज फाड़ करके बैठक का बहिष्कार करके इंदिरा मीणा बैठक से बाहर निकल गईं। यहाँ मीटिंग में आने का बात करने के लिए आपको अगर अपनी बात कहनी है तो हमारा अपमान करोगे क्या? आप अपनी समस्या रखिए, आप समस्या रखो। क्या समस्या फालतू बात कर रहे हो तुम? ये ज्यादा बोलने से देखिए आप मेरा अपमान करोगे, अपमान करोगे, आप सबका अपमान कर रहे हो। नहीं, आपने क्या बोला? पहले वाला क्या है भाई? क्या है पहले वाला? आप शांति से सुनने का रखो। तुम्हारे टाइम के सारे मैंने हटाए थे, वो मेरे एरिया एक्शन एरिया से पूछ लो, मेरे सारे हटाए थे। अब शांति से बोलो, क्यों पीटी बना रहे हो? कोई भी आदमी आएगा बीच में तो आपने पहले की बात क्यों छेड़ी? आपको वर्तमान की बात करनी है। अरे भैया पानी लाने में किसने बोला अभी बजी बेचने की बात? नहीं, किसने बोली? तुमने बोली? तुम बेच लो, चलो अभी मंत्री जी चलिए मेरे इलाके में, उठ के चलिए। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? 1,000 ट्रैक्टर निकल रहे हैं, अब तुम बेच लो बजरी? फालतू की बात करते हो, होशियार बनते हो, ईमानदारी बनते हो। मेरे सामने नहीं चलती किसी की ईमानदारी। थोड़े बाहर चलो। हाँ, नाम खराब करता है। और चलिए अब बात करेंगे जोकर की, क्योंकि संजय सर्किल थाना पुलिस भटिंडा जेल में बंद हार्डकोर अपराधी राजेंद्र उर्फ जोकर को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार करके जयपुर लाई है। राजेंद्र उर्फ जोकर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी शामिल रहा है, जिस पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए जेल से रंगदारी मांगने और मैडम माया के जरिए टारगेट तलाशने के गंभीर आरोप हैं। रिपोर्ट देखिए। जयपुर पुलिस की कस्टडी में लॉरेंस का गुर्गा प्रोडक्शन वारंट पर भटिंडा से लाया गया जयपुर। जेल से लॉरेंस गैंग के लिए मांगता था रंगदारी। जयपुर में 2 व्यापारियों के धमकाने के मामले में पुलिस का एक्शन जारी है। इसी कड़ी में जयपुर पुलिस पंजाब की भटिंडा जेल में बंद राजेंद्र उर्फ जोकर को प्रोडक्शन वारंट पर जयपुर लेकर आई। बताया जा रहा है कि राजेंद्र उर्फ जोकर हरियाणा के उकलाना हिसार स्थित मुगलपुरा गांव का रहने वाला है। जोकर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी शामिल रहा है और इस पर 21 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। जानकारी के माने तो वो पहले भी भीलवाड़ा जिले में 20 पिस्टल और 37 मैगजीन के साथ हथियारों की तस्करी केस में पकड़ा जा चुका है। हमारे यहाँ जब हमने हथियार पकड़े थे और जब हमने इनसे सबसे पहला इनका गुर्गा पकड़ा था तो काफ़ी संजय सर्कल पुलिस ने इस पे काफ़ी मेहनत करते हुए कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए अभी हम भटिंडा से जो मुलजिम लेकर आए हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं वहाँ तक पहुँचे हैं। इस तरह से हमारे क्षेत्र के जो भी अपराध इन पूरी गैंग के द्वारा किए गए हैं उस पर हम वर्कआउट कर रहे हैं। राजेंद्र उर्फ जोकर गैंगस्टर लॉरेंस के सबसे खास गुर्गों में शामिल है। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में उस पर कई संगीन मामले दर्ज हैं, जिसमें 3 हत्या के केस भी शामिल हैं। हरियाणा में उसके खिलाफ 7 और पंजाब में 13 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के माने तो भटिंडा जेल में रहते हुए जोकर गैंग के लिए रंगदारी वसूल कर रहा था। चीटिंग फॉर्जरी के कई मुकदमे हैं और ये हरियाणा दिल्ली में वांटेड है। तो इस तरह से क्योंकि अब ये गैंग बहुत फेमस है और इनसे सब कोई जुड़ना चाहते हैं तो इन्हें लग रहा होगा कि इजी मनी है यहाँ पे, बाकी क्राइम करने में इतना इजी मनी नहीं है, किसी को फिरौती देकर पैसे मांगना ज़्यादा आसान है, तो ये इससे जुड़ना चाह रहे हैं। दरअसल हाल ही में 2 कारोबारी को रंगदारी के लिए लॉरेंस गैंग की धमकियां मिल रही थी। कारोबारी की हत्या की साजिश भी रची जा चुकी थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने बदमाशों का प्लान फेल करते हुए मैडम माया समेत 8 बदमाशों को धर दबोचा, जिनसे पूछताछ में सामने आया कि फायरिंग का ऑर्डर भटिंडा जेल में बंद राजेंद्र उर्फ जोकर से मिलना था।
अब तक की जांच में ये बात भी सामने आई है कि जोकर बेहद शातिर किस्म का बदमाश है। अपने टारगेट को सेट करने से पहले वो उसे अपनी ही गैंग के दूसरे गुर्गों से वेरीफाई करता था कि कारोबारी रंगदारी देने की हैसियत रखता भी है या नहीं। जब दूसरी टीम वेरीफाई कर देती है तभी राजेंद्र उर्फ जोकर उस कारोबारी को गैंगस्टर रोहित गोदारा और अन्य बदमाशों से फोन करवाकर धमकियां दिलाता था। पुलिस पड़ताल में ये भी सामने आया कि लॉरेंस गैंग के कारोबारियों के नंबर पुलिस की गिरफ्त में आए योगेश सैनी और मोहम्मद अकील ने दिए। इसके बाद गैंग के दीपक सेन ने मैडम माया को कारोबारियों के नंबर दिए और यही नंबर मैडम माया के जरिए बठिंडा जेल में बंद लॉरेंस के खास गुर्गे राजेंद्र उर्फ जोकर तक पहुंचाए गए, जिसके बाद धमकियों का सिलसिला शुरू हुआ। क्राइम में का क्या मोटिव होता है? पैसा कमाने का मोटिव होता है। उनका मोटिव है कि वो क्राइम करके इजी मनी कमाएं। ये जो गुर्गे हैं ये सारे जोकर के लिए काम करते हैं और उनके द्वारा आदेश होने से ये एमपी से जाके हथियार लाते हैं। जयपुर के व्यापारियों को रंगदारी के लिए लॉरेंस की गैंग द्वारा धमकी भरे फोन कॉल के बाद जयपुर पुलिस और ज्यादा मुस्तैद हो गई है। पुलिस की साइबर सेल इन नंबरों और बदमाशों के सोशल मीडिया ग्रुप पर निगरानी कर रही है। इसी वजह से लॉरेंस बिश्नोई के जोकर समेत 8 बदमाश पहले ही पकड़े गए। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं राजस्थान विश्वविद्यालय में राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस से अटैच कॉलेजों के डॉक्टर्स अब निजी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। आरयूएचएस की बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की बैठक में यह अहम फैसला किया गया है। वर्तमान में कार्यरत मेडिकल टीचर्स और नए ज्वाइन करने वाले डॉक्टर्स पर नए नियम लागू होंगे। हालांकि जरूरत पड़ने पर एम्स की तर्ज पर वेतन भत्ते के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजना होगा। आरयूएचएस की बॉम की बैठक में नई भर्तियों को लेकर के भी निर्णय किया गया है। यह निर्णय आखिर क्या है, रिपोर्ट में देखिए। सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में कार्यरत कई डॉक्टर्स घर पर प्रैक्टिस करते हैं। हालांकि सरकार द्वारा वैकल्पिक तौर पर नॉन प्रैक्टिस अलाउंस की व्यवस्था भी कर रखी है, लेकिन आरयूएचएस ने अपने यहाँ इसे अनिवार्य तौर पर लागू कर दिया है। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की बैठक में निर्णय लिया। बोर्ड की बैठक में बताया कि राज्य सरकार रिम्स को बेहतरीन टीचिंग, ट्रेनिंग, रिसर्च और पेशेंट केयर इंस्टीट्यूट के रूप में विकसित करना चाहती है। ये तभी संभव है जब यहाँ दिल्ली एम्स के नियमों को लागू किया जा सके, जिसके बाद बॉम ने ये फैसला लिया है कि दिल्ली एम्स की तर्ज पर आरयूएचएस से जुड़े आरआईएमएस, आरयूएचएस अस्पताल, जयपुरिया अस्पताल और डेंटल अस्पताल में अनिवार्य रूप से नॉन प्रैक्टिस अलाउंस लागू किया जाएगा, जिसका सीधा मतलब ये है कि इन अस्पतालों के मेडिकल टीचर्स और अन्य डॉक्टर्स अब घर पर फीस लेकर मरीज नहीं देख पाएंगे। ये नियम पुरानी फैकल्टी के साथ ही नई भर्तियों में लागू होंगे। जरूरत पड़ने पर इन्हें दिल्ली एम्स की तर्ज पर वेतन भत्ते देने का प्रस्ताव सरकार को भेजना होगा। आरयूएचएस के वीसी डॉक्टर धनंजय अग्रवाल ने बताया कि वर्तमान में एनपीए ऑप्शनल है, लेकिन अब इसे अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की मंशा है। सरकार को हमने अपनी अच्छी मंशा दिखाते हुए कि जैसे ही ये रिम्स लागू हो जाएगा तो सभी जो चिकित्सक हैं यहाँ के इसके अंदर हैं उनको नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस एम्स की तरह मिलेगा, जैसे राज्य सरकार कहेगी। और ये राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद है और कि हम जैसा वो मार्गदर्शन दें। पदों को भी भरने के लिए हमने कोशिश कर रहे हैं और सबको जल्दी एडवर्टाइज करके हम ये सोचते हैं कि निकट भविष्य में हमारे पास नए स्टाफ जो परमानेंटली यहाँ काम कर सकें वो आ जाएंगे और उससे हम सोचते हैं काफ़ी बड़ा माइलस्टोन अचीव होगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस की बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की बैठक में नई भर्तियों को लेकर भी अहम निर्णय लिए गए, जिसके तहत ब्रांड स्पेशलिटी में सहायक आचार्य के 69, सुपर स्पेशलिटी में सहायक आचार्य के 9 और 441 अशैक्षणिक रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। बॉम की बैठक में इसी 12 दिसंबर से पहले इन पदों के लिए विज्ञप्ति जारी करने का फैसला किया है और इसके लिए एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर नीरज वर्मा को संयोजक बनाया है। सहायक आचार्य के 69 पद पर ब्रॉड स्पेशलिटी के लिए एनाटॉमी, एनेस्थेलॉजी, इमरजेंसी मेडिसिन, ईएनटी, फैमिली मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक शामिल है। इसी तरह सुपर स्पेशलिटी में कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रो, नेफ्रो, न्यूरोलॉजी,
न्यूरो सर्जरी और यूरोलॉजी के 9 पद शामिल हैं। अटैच कॉलेजेज में है कि जो ऑप्शनल है भी राइट नो, कि जो लेना चाहता है उसका वित्तीय भार मेडिकल कॉलेज बियर करता है और यूनिवर्सिटी बियर करती है, तो उसका दायरा जो अभी ऑप्शनल है उसको मैंडेटरी करने का है और ये सारी स्वीकृति सरकार के बाद आएगी। तो फाइनेंशियल लगभग तय है कि अभी भी जैसे 80-90% ले रहे हैं कि एनपीए और लागू, क्योंकि माहौल टीचिंग एनवायरनमेंट हो, पेशेंट के ट्रीटमेंट का हो, क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो, ये हमारी मंशा है कि अच्छा काम मिले और क्वालिटी मिले। एनपीए को अनिवार्य करके आरयूएचएस के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने बड़ा फैसला लिया है। मसलन अब आरयूएचएस और अटैच अस्पतालों के डॉक्टर्स पूरी तरह मरीज के इलाज और रिसर्च पर फोकस कर पाएंगे। एम्स के बेहतरीन इंस्टीट्यूट होने के पीछे ये एक बड़ा कारण है। जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। तो वहीं मेवाड़ के आराध्य देव एकलिंग नाथ के मंदिर में अब मोबाइल के साथ साथ छोटे कपड़ों पर भी पाबंदी लगाई गई है। मंदिर प्रबंधन ने नए नियमों की जानकारी मंदिर के बाहर चस्पा की है। ये खास रिपोर्ट देखिए। मेवाड़ के राजा के रूप में फेमस विख्यात प्रभु एकलिंग जी के मंदिर में नए नियम जारी किए गए हैं। इसके तहत अब भक्त मंदिर में मोबाइल फोन भी नहीं ले जा सकेंगे। वहीं मंदिर प्रबंधन ने छोटे कपड़े पहनकर मंदिर में प्रवेश पर भी पाबंदी लगा दी है। साथ ही कमेटी की ओर से जारी किए गए नए नियमों में मंदिर की पवित्रता को बनाए रखने का आग्रह किया गया है। कमेटी ने बोर्ड पर नियमों की सूची चस्पा करके श्रद्धालुओं को जानकारी दी है। एकलिंग जी मंदिर के मुंतजिम की ओर से जो नियम की सूची बनाई गई है, नए नियमों के तहत यहाँ दर्शन करने वाले भक्त छोटे कपड़े यानी मिनी स्कर्ट, बरमूडा पहनकर दर्शन नहीं कर पाएंगे। प्रबंध के मुताबिक श्रद्धालु की शिकायत और सुझावों पर अमल करते हुए ही इन नियमों को लागू किया जा रहा है। लिहाजा मोबाइल ले जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। पहले मंदिर में मोबाइल का उपयोग करना वर्जित था, लेकिन अब फोन बाहर रखकर ही जाना होगा। मसलन मंदिर में पालतू जानवर, हथियार ले जाने के साथ साथ फोटोग्राफर पर भी पाबंदी लगा दी गई है। कैलाशपुरी के निवासियों ने इस फैसले का स्वागत किया है। साथ ही मोबाइल फोन सुरक्षित रखने के लिए एक लॉकर की मांग की है। का मुख्य द्वार है और यहाँ पर जो एक सूचना पट लगाया गया है उस पर ये लिखा गया है, अनुरोध किया गया है यात्रियों से कि वो छोटे कपड़े पहनकर मंदिर के अंदर नहीं जाए। ये एकलिंग जी ट्रस्ट का एक जो निर्णय है ये बहुत ही अच्छा निर्णय है और सुरक्षा की दृष्टि से मोबाइल को भी अंदर ले जाने से रोका गया है, यहाँ लिखा गया है। लेकिन कपड़ों के लिए जो है अनुरोध किया गया है, इसमें कोई शक्ति नहीं है, एक अनुरोध है। लेकिन ये अच्छा निर्णय है। हम लोग इसकी स्थानीय लोग प्रशंसा करते हैं कि एकलिंग जी मंदिर प्रशासन द्वारा यह निर्णय लिया गया। कमोवेश आपको बता दें कि उदयपुर से 22 किलोमीटर दूर कैलाशपुरी में स्थित है भगवान एकलिंग नाथ का मंदिर। बप्पा रावल द्वारा स्थापित एक प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर संगमरमर से बना हुआ है। तो वहीं गर्भगृह में 4 मुख वाली भगवान शिव की मूर्ति है। उदयपुर से कपिल श्रीवाली की रिपोर्ट। तो चलिए अब बात करेंगे डॉक्टर किरोड़ी का कविता पर प्रहार। ऐसा इसलिए क्योंकि आमतौर पर बड़े बड़ों के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इस बार एक थाना अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनकी नाराजगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2 दिन बाद ही डॉक्टर किरोड़ी लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुराने आरोपों को दोहराया है। किसके साथ आई? मकान मालिक है मेरे साथ। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का सीआई कविता शर्मा पर प्रहार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कविता पर आरोपों की बौछार। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपने चिर परिचित अंदाज में जयपुर की महेश नगर थानाधिकारी कविता शर्मा पर प्रहार किया। मीणा का आरोप है कि शर्मा खेल कोटे से फर्जीवाड़ा करके भर्ती हुई हैं और उन पर पहले से ही मुकदमा दर्ज है।
डॉक्टर किरोड़ी ने दावा किया कि कविता शर्मा के खिलाफ जोटवाड़ा थाने में 2017 में मुकदमा नंबर 625 दर्ज हुआ, जिसकी उन्होंने गृह राज्य मंत्री से भी शिकायत की। एक महिला अनीता गुजर, जिनको रात में कविता शर्मा उठाने गई थी, उनकी सूचना मुझे मिली। मैंने पुलिस कमिश्नर जयपुर को निवेदन किया, डीसीपी को कहा, क्योंकि वो महिला है, तेजस्विनी गौतम, कि ये कार्रवाई रात को मत करो, इनके खिलाफ कोई प्रकरण नहीं है। लेकिन वो रुकी नहीं, तो मेरे को मौके पर जाना पड़ा। उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने सीआई कविता शर्मा के हाथों मंजू शर्मा की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े किए। मंत्री डॉक्टर किरोड़ी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भाषण की क्लिप दिखाते हुए कहा कि भारतीय नागरिक संहिता पर चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने एक सभा में कहा था कि कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को बिना लिखित में सूचना दिए हिरासत में नहीं ले सकता है। सरकार मेरी है तो क्या मैं अन्याय सहन कर लूंगा? सब सरकार तो आपकी है ना, सरकार तो आपकी है। ठीक है, आप सरकार के साथ हैं। डॉक्टर साहब इतना तो मैं जा नहीं सकता। नहीं, आप सरकार का अधिकारी सो जाए तो मेरी जिम्मेदारी नहीं जाके किसी को बताने की। नहीं, इनके कहने का मतलब है कि ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मैं और क्या कहने के लिए आया हूँ आपके पास? कविता शर्मा, मैं क्या कहने के लिए आया हूँ? मैं क्या कहने के लिए आया हूँ? आपके लिए यही कहने के लिए आया हूँ। सही है, मैं सरकार मेरे प्रदेश अध्यक्ष से पूछ के आपको बताऊंगा। डॉक्टर साहब, इतने रिकमेंडेशन होने के बावजूद एक अच्छा थाना मिल जाता है गिफ्ट में, इसको किस तरीके से देखें? गलत है, नहीं मिलना चाहिए। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार मेरी है तो मैं अन्याय सहन कर लूंगा। डॉक्टर किरोड़ी ने आरोप लगाए कि सीआई कविता शर्मा मंगलवार की रात को एक युवती मंजू शर्मा और ममता गुर्जर को जबरन उठाने गई थी, लेकिन किरोड़ी उन्हें बचाने पहुंच गए। इसी गलती के कारण उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। कविता शर्मा है, ये बड़ी असरदार पुलिस अधिकारी हैं, और कितनी असरदार है इसका खुलासा मैं बाद में करूंगा कि इसकी बाल बाका न तो पिछले राज में हुआ और अब भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके खिलाफ एक प्रकरण दर्ज हुआ 2017 में, आपकी जानकारी में होगा, 525 FIR नंबर 525/2017, धारा 420, 467, 468, 471, 120B IPC, थाना झोटवाड़ा। एक मुंदड़ा परिवार की महिला थी, 70 साल की। दरअसल कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और जयपुर के महेश नगर की सीआई कविता शर्मा के बीच 3 दिसंबर की देर रात विवाद हो गया था। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सीआई पर खूब भड़के थे। डॉक्टर किरोड़ी ने सीआई कविता शर्मा पर एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग करने वाले छात्र नेताओं के घर जाकर उनके परिवार, माता पिता को परेशान करने के आरोप लगाए थे। किरोड़ी ने कहा था कि बेवजह पुलिस ने छात्र नेता को उसकी पत्नी के साथ कमरे में बंद कर दिया था। इसी दौरान सीआई मंत्री से कह रही थी कि सर आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं, आराम से बात करिए। तमतमाए मंत्री ने जयपुर पुलिस कमिश्नर और डीसीपी साउथ से भी बात की थी, तब जाकर मामला शांत हुआ था। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो दूसरी तरफ डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के बयान को लेकर के विपक्ष यानी कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ा प्रहार हुआ है। कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान भी सामने आया है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि जिस सरकार में खुद कैबिनेट मंत्री गुहार लगा रहा हो, उस सरकार में स्पष्ट नजर आने लगा है पोपाबाई का राज। उन्होंने कहा कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को सीधे मुख्यमंत्री से सवाल करने चाहिए। अपनी सरकार में सुनवाई नहीं तो जनता कहां जाएगी? आम जनता दवा से, राशन से, गरीबी से परेशानी है, अपराध बढ़ रहा है, महिला अपराध बढ़ रहे हैं, ये आरोप लगाए प्रताप सिंह खाचरियावास ने। कांग्रेस पार्टी के नेता, पूर्व मंत्री, उनकी ओर से कहा गया कि भाजपा सरकार ये डिसाइड नहीं कर पा रही कि कौन क्या कर रहा है। जिस सरकार में मंत्री इस तरह परेशान हो तो फिर काहे का राइजिंग राजस्थान।
क्या कुछ कहा प्रताप सिंह खाचरियावास ने, आप भी सुनिए। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी और आप जो सवाल खड़े कर रहे हो वो सवाल आपको मुख्यमंत्री जी से पूछने चाहिए। जब राजस्थान का इतना सीनियर बीजेपी लीडर, कैबिनेट मिनिस्टर परेशान है और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है तो आम जनता का क्या होगा। और मुख्यमंत्री की हालत ये है कि यहाँ पे तो अब ये हो गया कि पोपाबाई का राज हो गया। यदि मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़े और चिल्ला चिल्ला कर वो कह रहा है कि मेरी सरकार में मेरी सुनवाई नहीं होगी तो मैं कहाँ जाऊं, तो फिर जनता कहाँ जाएगी। ये तो बीजेपी की सरकार को बताना पड़ेगा। अब तो इसका ये हो गया कि पोपाबाई का राज है। यदि मंत्रियों की सुनवाई नहीं हो सकती है इसका मतलब कुछ भी नहीं बचा है। और चलिए बात करेंगे पैंथर की, जहां पर अलवर शहर के ऋषि कॉलेज में पिछले कई दिनों से पैंथर की मूवमेंट देखी जा रही है, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद इस पैंथर को पकड़ा नहीं जा सका है। इसके चलते इलाके में रहने वाले लोग बेहद परेशान हैं, डरे हुए हैं कि पैंथर न जाने कब किस पर हमला कर दे। पैंथर वन विभाग की हर एक रणनीति को भी आखिर कैसे फेल कर रहा है, रिपोर्ट देखिए। चालाक पैंथर ने फेल की वन विभाग की रणनीति। पिंजरे में कैद निवाले को किया अनदेखा। शिकार किए बिना पिंजरे के पास से गुजरा पैंथर। जमीन पर उभरे हुए पंजों के ये निशान इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इस इलाके में पैंथर का मूवमेंट अब भी बना हुआ है। वन विभाग के साथ साथ इलाके के लोग भी परेशान हैं कि कैसे इस खौफ से पीछा छूटे। पैंथर को पकड़ने के लिए वन विभाग ने रणनीति बदलते हुए 2 पिंजरे भी लगाए, जिनमें मुर्गा और बकरे को बांधा गया, लेकिन चालाक पैंथर शिकार किए बिना ही पिंजरे के पास से गुजर गया। पिंजरे के पास मूवमेंट भी किया है, बैठा भी है, लेकिन पिंजरे के अंदर नहीं गया। आज मंदिर से निकलकर रोड क्रॉस करके जो 3-4 रेजिडेंट्स हैं आरआर कॉलेज के अंदर, इनके प्रांगण में भी कुत्ते पर अटैक करने के लिए पहुंचा है। हनुमान जी मंदिर के पास लगाए गए पिंजरे के इर्द गिर्द अधिक पगमार्क दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि बीती रात पैंथर राज ऋषि कॉलेज परिसर में बने आवास तक पहुंच गया, जहां उसने रात के वक्त पालतू कुत्ते का शिकार करने की कोशिश की, लेकिन वक्त पर परिवार के लोग जाग गए और शोर मचाने पर वो भाग गया। 11, साढ़े 11 के आसपास का टाइम था। उस टाइम हमारा ये पालतू कुत्ता है जो एकदम से डरा हुआ था बहुत ज्यादा, और बहुत तेज तेज आवाजें आ रही थी इसकी। हम जैसे ही बाहर आके देखा, खिड़की में से देखा तो बहुत बड़ा जानवर, जब गौर से देखा तो तब पता लगा कि हाँ लियोपार्ड बिल्कुल घर के नजदीक आ चुका है। उसके बाद हम जोर से थोड़ा सा उसको चिल्लाए, तब जाके वो यहाँ से भाग गया। वन विभाग का अनुमान है कि रात के वक्त पैंथर इन इलाकों के खंडरों में रहता होगा। परेशानी ये है कि गहरी झाड़ियों के चलते ड्रोन भी यहाँ कारगर साबित नहीं हो रहा है। ऐसे में पिंजरे में उसके शिकार को बांधने की रणनीति भी फिलहाल फेल हो गई है। अब देखना ये होगा कि वन विभाग पैंथर को पकड़ने के लिए कौन सी तरकीब लगाता है और कब तक पैंथर कैद हो पाता है। अलवर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए नितिन तिवारी की रिपोर्ट। तो उधर झुंझुनू के कान्हा पहाड़ में करीब 15 साल बाद एक बार फिर से खनन का काम शुरू हुआ तो निर्माण का विरोध शुरू हो गया। पूरा मामला कान्हा पहाड़ से जुड़ा हुआ है, जहां खान विभाग ने 3 पट्टे मैसर्स जवान रोमूवर्स को जारी किए थे, लेकिन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के परमिशन 2009 में ही रद्द हो गई थी। इसके बाद से तीनों ही खनन पट्टों में खनन का काम बंद था, लेकिन पिछले दिनों मैसर्स जवान रॉक मूवर्स ने 3 में से 1 पट्टे की स्वीकृति ले ली थी। 23 अगस्त से खनन का काम शुरू कर दिया था, लेकिन 10 दिन पहले खनन के लिए भारी ब्लास्टिंग की गई। इससे इलाके में हड़कंप मच गया, लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। इसके बाद पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड्डा समेत बड़ी तादाद में लोग मौके पर पहुंचे, विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर अधिकारियों से बातचीत के बाद खनन को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक बंद कर दिया गया है। वहीं पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड्डा ने कहा कि आगे भी खनन नहीं होगा, खनन होगा तो दोबारा आंदोलन होगा। खनन
बंद हो गया। जनता के आंदोलन की, सच्चाई की जीत हुई, इंसाफ की जीत हुई, गुंडागर्दी और माफियागिरी की हार हुई। और इसके लिए जिनके घरों के अंदर तोड़ फोड़ हो गई, पट्टियां टूट गई, घर टूट गए, उनका सर्वे हो जाएगा। और इसके बाद में यहाँ खनन नहीं चलेगा, 8 साल तो इलाज हो जब तक परमानेंट मेरे जीते जी नहीं हो सकता। खटखट होगी तो पहले मेरा कार्यक्रम होगी। उधर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रिटायर्ड बुजुर्ग अधिकारी को डिजिटल अरेस्ट कर 54 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया, जहां इसके बाद साइबर पुलिस टीम ने अलवर पहुंचकर पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहे 2 छात्रों को अरेस्ट किया है। आरोपियों का तीसरा साथी अभी फरार बताया जा रहा है। मामले में बिलासपुर पुलिस पहले ही 3 आरोपी अरेस्ट कर चुकी है। पहले अरेस्ट किए गए आरोपी बिलासपुर के रहने वाले थे, जिनके पास से 22 लाख रुपए मिले थे। वहीं अलवर से गिरफ्तार एक युवक के खाते में 8 लाख रुपए आए थे। युवक की मोबाइल सिम डिजिटल अरेस्ट में काम में ली गई थी और इस मामले में पुलिस ने अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। इसमें से 1 हरियाणा का है, 2 श्रीगंगानगर के हैं और 3 आरोपी हैं अलवर के। उधर फरार आरोपी को लेकर अभी पुलिस की तफ्तीश जारी है। जुलाई महीने, इसी साल के जुलाई महीने में एक FIR दर्ज हुई थी, जहां जय सिंह चंदेल जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उनके खाते से जो है विभिन्न माध्यमों से, और इनको आपका जो नंबर है वो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग में और आधार कार्ड उपयोग हुआ है, ऐसा कर झांसे में लेकर उनके साथ ठगी की गई और अलग अलग खातों में उनसे लगभग 54,30,000 रुपए उनको ठग लिए गए। उधर कोटा से खबर, जहां दादाबाड़ी इलाके के रामधाम आश्रम के पास में एक बाइक सवार युवक एक स्कूटी सवार महिला के गले से सोने की चेन तोड़कर फरार हो गया। हालांकि पीड़ित महिला ने बदमाश का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन यह बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब रहा। पूरी वारदात पास में लगे CCTV में कैद हुई है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह बदमाश बेखौफ होकर के वारदात को अंजाम दे रहा है। फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर दादाबाड़ी थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। आरोपी की तलाश जारी है। उधर प्रदेश में उद्योगों में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित हो रहे राइजिंग राजस्थान समिट की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। देशी विदेशी इन्वेस्टर्स के स्वागत में राजधानी को खास अंदाज में सजाया जा रहा है। राइजिंग राजस्थान से प्रदेश को प्रगति के शिखर पर ले जाने की योजना है। रिपोर्ट देखिए। निवेश के पंख से उन्नति की उड़ान, राजस्थान को मिलेगी नई पहचान। 9 दिसंबर से राइजिंग राजस्थान, सुनहरे भविष्य किया संकल्प का विश्वास। राइजिंग राजस्थान समिट के उद्घाटन के लिए 9 दिसंबर को PM मोदी राजधानी जयपुर आ रहे हैं। 9, 10, 11 दिसंबर को सीतापुरा के JECC कन्वेंशन सेंटर में होने वाले समिट को खास बनाने के लिए सूबे की सरकार ने पूरी ताकत लगा दी है। प्रदेश के मुखिया भजन लाल शर्मा खुद आयोजन की मॉनिटरिंग कर रही हैं। इसलिए शहर को चमकाया जा रहा है। टूटी सड़कें दुरुस्त की जा चुकी हैं। सड़कों पर कचरे का नामो निशान नहीं है। राजस्थान में निवेश लाने के उद्देश्य से आयोजित किए जा रहे राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट ग्लोबल जो समिट है, उसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पूरे जयपुर शहर को कहा जा सकता है कि दुल्हन की तरह जो है वो सजाया जा रहा है। रंग रोगन से लेकर साफ सफाई और डेकोरेशन का जो काम है वो देखा जा सकता है। शहर के प्रमुख सर्किल, चौराहों को खास तरीके से, खास अंदाज से कहा जा सकता है कि सजाने का जो काम है वो बड़ा तेजी से यहाँ पर देखा जा सकता है। प्लांटेशन का जो काम है वो आप देख सकते हो। स्टेट हैंगर से लेकर जो जवाहर सर्किल है या JLN मार्ग की बात की जाए, आमेर फोर्ट की बात की जाए, तमाम ऐसे जो प्रमुख जो चौराहे हैं उनको कहा जा सकता है कि इसी अंदाज में जयपुर विकास प्राधिकरण और जो विभिन्न एजेंसियां हैं वो सजाने में जुटी हुई है।
राइजिंग राजस्थान समिट आयोजित कर प्रदेश सरकार निवेशकों को स्पष्ट संदेश देना चाहती है कि वो उनके साथ खड़ी है। प्रदेश सरकार सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए सभी सरकारी कामकाज और औपचारिकताओं के समाधान का आश्वासन दे रही है। सरकार को कामयाबी भी मिल रही है। अब तक रिकॉर्ड MOU हुए हैं। खास बात ये कि सरकार के दूसरे विभाग भी निवेशकों को आश्वस्त करने में जुटे हैं। शिक्षा विभाग स्कूल के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए औद्योगिक घरानों से CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी फंड लाने में जुटा है। शिक्षा के लिए लगभग 12,000 करोड़ रुपए के MOU हुए हैं। मैंने कलकत्ता गया था, लगभग 200 करोड़ रुपए तत्काल उन्होंने मेरे को हाँ किया है और एक व्यक्ति ने तो 100 करोड़ रुपए हमको कहा है कि इसका इतना निर्माण करेंगे, इतनी सैनिक स्कूल बनाने के लिए कहा है। यानी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान सरकार को सहयोग करना चाहते हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कहते हैं कि उन्हें प्रवासी राजस्थानियों से काफी बजट का भरोसा मिला है। राजस्थान समिट के सहारे राजस्थान के शिक्षा विभाग ने अपने आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए स्कूलों में छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए एक बड़ा CSR फंड कलेक्ट करने में कामयाबी हासिल की है। करीब 1,000 करोड़ रुपए के आसपास का यह फंड एकत्रित करने के लिए बड़े उद्योग घरानों ने राजस्थान के शिक्षा विभाग को हामी भी भर दी है। इसके बाद अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि राजस्थान के शिक्षा विभाग के सरकारी स्कूलों की तस्वीर आने वाले दिनों में बदलती हुई नजर आएगी, ताकि राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर सुविधाओं के साथ साथ बेहतर प्रदर्शन करने वाला स्टेट पूरे देश में साबित होगा। कैमरा पर्सन दिलीप गुजर के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। और अब बात DCA की, जहां पर खिलाड़ियों को नजरअंदाज कर सिरोही जिला क्रिकेट संघ यानी कि DCA में राज्य मंत्री ओटाराम देवासी के बेटे की एंट्री हो गई है। मंत्री पुत्र विक्रम देवासी के साथ एक बैंक कर्मी को शामिल करने से मामला गर्मा गया है। रिपोर्ट देखिए। पंद्रह दिसंबर को होने वाले जिला क्रिकेट संघ के चुनाव के लिए 23 क्लबों की सूची जारी की गई है, जिसमें खेल प्रतिभाओं को किनारे कर मंत्री ओटाराम देवासी के बेटे विक्रम देवासी के साथ जनप्रतिनिधि और एक निजी बैंक के कर्मचारी को सूची में शामिल किया गया है, जो कि लोकल भी नहीं है, इनका कोई अनुभव तक नहीं है। यहाँ तक कि पूर्व DCA के सचिव के घर से 4 लोगों को भी सूची में शामिल कर लिया गया है, जिसके बाद खिलाड़ियों ने नाराजगी जताई। आज जिला क्रिकेट संघ में जो भी हो रहा है उसका जिम्मेदार सब रजिस्ट्रार सहकारी समितियां हैं, जो कि सरकार के दबाव में ये काम कर रहा है। मंत्री पुत्र को जिला क्रिकेट संघ में एंट्री दिलाना उसका मकसद है। 8 से लगाकर कंटिन्यू नियमानुसार चुनाव हो रहे हैं और उसमें किसी भी तरह की अनियमितताएं नहीं है, फिर भी रजिस्ट्रार ने अनियमितता का हवाला देकर जिला क्रिकेट संघ को भंग कर दिया। जिला क्रिकेट संघ को भंग करने के बाद उन्होंने जो सूची जारी की है वो 2016 की है। वही नियम कहता है कि अधिनियम 2005 के तहत पुरानी सूची में फेरबदल नहीं कर सकते हैं और करने से पहले नोटिस दिया जाता है, लेकिन नियमों को दरकिनार कर चहेतों को जगह देने के मंत्री पर आरोप लग रहे हैं। वहीं जानकार कहते हैं कि एडहॉक कमेटी का काम है चुनाव कराना, ना कि सूची में फेरबदल करना। फिर भी 7 क्लब के लोगों के नाम हटाकर चहेतों को लिस्ट में शामिल कर लिया गया, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। साथ ही बताया जा रहा है कि पूर्व कमेटी मामले को लेकर कोर्ट में जाएगी। अधिनियम 2005 की कॉपी पड़ी है। इसका पैरा संख्या 7 एडहॉक कमेटी के बारे में स्पष्ट निर्देश बता रहा है। एडहॉक कमेटी का काम सिर्फ निष्पक्ष चुनाव कराना है, अपने चहेतों के नाम जोड़ने का कोई अधिकार नहीं है।
आरोप है कि सब रजिस्ट्रार सहकारी समितियां हैं जो कि सरकार के दबाव में काम कर रही हैं। 2008 से लेकर अब तक नियम के मुताबिक चुनाव हो रहे हैं, फिर भी रजिस्ट्रार ने अनियमितताओं का हवाला देकर जिला क्रिकेट संघ को भंग कर दिया। अलबत्ता जो सूची जारी की गई है वो 2008 से लेकर 2024 तक की है। जो भी संघ में सदस्य हैं उनका निस्तारण कर एडहॉक कमेटी की सूची जारी करनी थी, लेकिन वो नहीं किया गया। कहीं न कहीं अधिकारियों पर दबाव का अंदेशा जाहिर कर रहा है। सिरोही से प्रतीक सोलंकी की रिपोर्ट। तो टोंक के समरावता में थप्पड़कांड और फिर हुए उपद्रव मामले में 42 लोगों की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। जिला और सेशन कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज की है। इस मामले में कल कोर्ट में बहस हुई और कोर्ट की तरफ से अपना फैसला सुरक्षित रखा गया था, जिसे आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए जमानत को खारिज करने की बात कही। वहीं लोक अभियोजक राजेश गुर्जर ने कोर्ट में पैरवी की, सरकार का पक्ष रखा। तो उधर पीड़ित पक्ष की तरफ से सलीम सूरी ने कोर्ट में पैरवी की। पीड़ित पक्ष अब हाईकोर्ट जमानत के लिए अर्जी लगाएगा। पोलिंग चल रही थी, गांव वालों ने बहिष्कार कर रखा था। उनका गांव देवली एसडीएम कार्यालय कर दिया गया था। उनकी मांग थी कि हमें वापस उनेरा में किया जाए। इसी दौरान नरेश मीणा घटनास्थल पर पहुंचता है और जब दो व्यक्तियों को पोलिंग हुई, मतदान हुआ, तो गाँव वाले बहिष्कार कर रहे थे। तो एसडीएम साहब से उनकी खटपट होने के बाद उनके थप्पड़ मार दी। उसके बाद सारा घटनाक्रम ये हुआ कि नरेश मीणा द्वारा सोशल मीडिया पे पब्लिक को बुलाया गया कि भाई आप यहाँ पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी डंडे सब लेके आए और रात को पुलिस पे इन्होंने अटैक किया। और उधर चित्तौड़गढ़ जिले के सांवलियाजी में भगवान सांवलिया सेठ के भंडारे से निकले 25,47,74,500 रुपए और पिछली चतुर्दशी को 2 दिवसीय मासिक मेले के पहले दिन भंडारा खोला गया था। भंडारे से प्राप्त राशि की अब तक 5वें चरण की गणना संपन्न हुई है। 5वें चरण की गणना में 3,51,29,500 रुपए की राशि मिली है। साथ ही भंडार से प्राप्त सोने चांदी का वजन करना भी शेष है। इधर मनी ऑर्डर के रूप में प्राप्त राशि की गणना करना भी शेष है। तो आज शेष बची राशि की जो गणना है वो 6ठे चरण में की जाएगी। तो चलिए